भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प दिए होंगे। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका केवल बी हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है, यानी जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, जबकि जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज़्यादा है पूरब के पश्चिम से विस्तार से, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखा जाएगा तो यह कन्याकुमारी है, केप कैमोरिन है। मुख्य भूमि का इस पॉइंट को आप थोड़ा याद रखना। अब यही चीज़ ना अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको इंद्रकोण बोलते हैं, क्योंकि तब हमारा आप जानते हैं 6 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल और केवल बी आपका उत्तर सही होगा इस वाले प्रश्न का। आइए अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये दिया हुआ है किबुथु। किबुथु क्या असम में पड़ता है, तो नहीं दोस्तों। किबुथु भारत का सबसे पूर्वोत्तर भाग में है, यानी सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है, और यह आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ईपी में आपका पड़ता है, सबसे पूर्व में पड़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, और हमसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, ये वाला आपका गलत है। अगर हम लोग देखेंगे भारत के सीमांत क्षेत्र को, तो आप जैसा कि जानते हैं भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व में किबुथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पश्चिमी भाग में गौरमुता पड़ता है गुजरात में, सबसे उत्तर में इंद्रकोल लद्दाख में, दक्षिण में आपका कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है। देखिए प्रश्न को पढ़िए। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 2.4% है। तीसरा कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% निवास करती है। तो गाइज यहाँ पर तीनों के तीनों विकल्प आपके सही है। अगर आप डी वाला आंसर बता रहे हैं तो आपका सही जवाब होगा, तो इस तीसरे का हो जाएगा डी जवाब। अगर देखा जाए कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यह जो है इसे हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। और जो यह क्षेत्रफल है यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, यानी पूरे विश्व के अगर हम जो भूभाग है इसको देखा जाए तो इस भूभाग का पूरे विश्व के 2.4% भारत का है। भारत की जनसंख्या देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगर हम जनसंख्या जो हमारी जनगणना 2011 हुई थी उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद हमारे देश भारत का नंबर आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब आपका डी रहा होगा। आइए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर के भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो आप जानते हैं वो दोस्तों कि भारतीय मानक समय रेखा अगर हम लोग देखें तो वह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, यानी प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर के पास है। कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर के पास है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। इस प्रश्न में यह तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से होकर के गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, जबकि नहीं गुजरती है तेलंगाना से। अगर हम देखें भारतीय मानक समय रेखा तो जो लंदन का ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटा यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 5वां प्रश्न। निम्नलिखित तटीय भारतीय राज्यों को क्रमानुसार यानी बढ़ते क्रम में लगाइए। मतलब किसका तट सबसे ज़्यादा है, फिर उसका तट, उसका तट, उसका तट, ऐसे आपको लगाना है। तो गाइज यहाँ पर ये क्रम आपका सही है, 1 2 3 4 इसका सही जवाब होगा। ये हो जाएगा इस विकल्प का राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपको इसी तरह से याद रखना होगा। अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा तट किसका लगता है, तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार का तट सबसे ज़्यादा है, लगभग 1962 किलोमीटर का तट है। और राज्य में अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात का जो तट है वह 1214.7 किलोमीटर है, और यह सबसे लंबा तट है। ठीक है, इसी अनुसार आंध्र प्रदेश का जो तट है वह 973.7 है,
तमिलनाडु की बात करेंगे तो 906.9 है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 652.6 है। लेकिन इन डाटा को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस सीक्वेंस को याद रखिएगा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, इतना तो आप याद ही रखिए, ठीक है। देन आफ्टर उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा और इसके बाद पुडुचेरी, दादर व नागर हवेली। तो सबसे कम किसका है? दादर व नागर हवेली, यह जो है साझा करता है दमन और दीव के साथ। तो कितना है? 42.500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा है? तो जैसा कि अभी आपने देखा, अगर राज्य पूछेगा तो आपका जवाब होगा गुजरात। गुजरात का तटरेखा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर मानसरोवर झील व कैलाश घाटी जाने का मार्ग गुजरता है? यानी हम किस पास से होकर के मानसरोवर झील और मतलब कैलाश जाते हैं। अब सोचिएगा, मानसरोवर झील और कैलाश जाने के लिए जाहिर सी बात है कि ये दोनों पड़ते हैं आपके तिब्बत में। तो अब यह जो है दर्रा कहाँ पे स्थित हो सकता है? या तो आपका हिमाचल प्रदेश में, या तो आपका उत्तराखंड में हो सकता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों, लिपुलेख दर्रे से होकर के मानसरोवर झील और कैलाश यानी कैलाश पर्वत यानी तिब्बत को जाने का मार्ग गुजरता है। तो इस प्रकार से सही जवाब अगर आप चुन रहे हैं बी, तो आपका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम कुछ दर्रों पर आपसे डिस्कस करेंगे जिसे आपको याद रखना होगा। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आपका होगा थांगला दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भी एक श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है कुमाऊं श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थांगला, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी श्रेणी है? कुमाऊं श्रेणी, वहां पर ये स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रे से होकर के मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का मार्ग गुजरता है। इस बात को भी स्पष्ट रखेंगे, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत हम लिपुलेख दर्रे से होकर के जाते हैं। और लिपुलेख दर्रा है कहाँ? तो जैसा कि आपने देखा, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया एवरीथिंग? कोई डाउट नहीं होगा। बाकी दो दर्रे और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वह आपका नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला ये दोनों के दोनों दर्रे आपके पड़ते हैं सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इनको भी आप नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु। देखिए साथियों, इसमें भी मुख्य भूमि नहीं लिखा है, और जब तक मुख्य भूमि नहीं लिखेगा तब तक आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। आप इंदिरा पॉइंट ही सही जवाब मारेंगे, ठीक है। जब आपसे मुख्य भूमि पड़ेगा तब आप जो है कन्याकुमारी मारेंगे, और अगर मुख्य भूमि नहीं लिखा है तो आप क्या मारेंगे? इंदिरा पॉइंट मारेंगे, जो कि 6 डिग्री 25 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश यानी नीचे पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है? यानी किस दर्रे से होकर के मंडी से लेह जाते हैं? तो गाइज यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा, वह होगा भाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? भाड़ा लाचा दर्रा, याद रखिएगा। ए हो जाएगा पहला आपका इंपॉर्टेंट दर्रा। तो भाड़ा लाचा दर्रा से मंडी से लेह जाएंगे। जबकि आप जानते हैं यहाँ पर अगर और भी बात करें तो दिया हुआ सीप लिंक, तो सीप किला दर्रा से हम शिमला से तिब्बत को जोड़ते हैं, शिमला से तिब्बत को जोड़ते हैं। और यांग्यात दर्रे, यांग्यात दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यांग्यात दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी यांग्यात दर्रा कहीं ना कहीं आप कहें कि सर ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे ये पूछे कि कहाँ से होकर के गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, तो आपका जवाब क्या होगा? यांग्यात दर्रा होगा। क्लियर? आगे बढ़िए, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, यानी भारत का जो शेप है वो चतुष्कोणीय आकृति का है। क्या भारत ऐसे है? सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह त्रिभुजाकार में है, यानी प्रायद्वीप भारत जो हमारा है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है, हिंद महासागर की ओर क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे इस तरह फैला, चौड़ा नहीं है, फैला हुआ कह रहा है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। गाइस अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर आपके तीनों विकल्प सही हैं, 1 2 3 तीनों के तीनों सही है, ठीक है। जो लोग सी बता रहे हैं आंसर सर, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, भारत की आकृति जो है वह लगभग चतुष्कोणीय है कि नहीं? आपने देखा त्रिभुजाकार हमारी प्रायद्वीप भारत है। और अगर हम आपके स्थलीय सीमा की बात करेंगे, यानी भारत का जो स्थलीय सीमा है अगर हम लोग उसकी बात करते हैं गाइस, तो वह 15,200 किलोमीटर है। जबकि भारत की अगर हम लोग तटीय सीमा देखें तो तट तो दो तरह से होगा। अगर हम लोग देखें ये हमारा इंडिया हो जाएगा तो
तट का मतलब समुद्र की तरफ ये रहेगा, ये रहेगा। लेकिन हमारे जो द्वीप हैं उनका भी तो तट होगा। मान लीजिए ये द्वीप है तो यहाँ यहाँ पानी रहेगा, है कि नहीं है? तो अगर हम अपने तट को यानी द्वीप का भी तट जोड़ दें और भारत की मुख्य भूमि का भी तट जोड़ दें, तब जाकर के 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। और अगर केवल हम लोग तट को देखें तो वह आपका 6100 किलोमीटर होता है। तो अगर हम 15,200 में 7,516 जोड़ दें, तब आपका जवाब होगा कि सर अब जो है 22,716.6 किलोमीटर यह भारत की संपूर्ण सीमा है। 22,716.6 किलोमीटर यह भारत की संपूर्ण सीमा है। इसमें तट भी शामिल है और स्थल भी शामिल है। ठीक है, पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखिए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या करता है? अमेरिका को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो इस प्रकार से ये तो सही सुमेलित है। सेकंड कहता है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को अमेरिका से अलग करता है, ये भी सही है। लिटिल अंडमान व कार अंडमान को जोड़ता है 10 डिग्री चैनल, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा समुद्र में कहाँ तक लगता है? जैसे आप जानते हैं हमारा जो ये समुद्र है, समुद्र में भी हमारी वर्चस्व रहती है। तो समुद्र में कहाँ तक हमारा आर्थिक अनन्य क्षेत्र पड़ता है? तो जैसे हमारे यहाँ ही नहीं, हर देश में ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो देखिए भारत में अगर देखा जाए तो जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है वो मैक्सिमम होता है यानी 200 समुद्री मील तक। यानी तट रेखा से अगर 200 समुद्री मील तक आप चले जाएंगे तो जो बॉर्डर आपका बनाया गया है काल्पनिक रेखा, वह भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अब इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मान लीजिए कोई विदेश से पोर्ट यानी जहाज वहाज आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई अब भारत में प्रवेश करने जा रहे हो तो तुम यहाँ पे टैक्स पे करो। क्या करो? टैक्स पे करो। तो ये टैक्स वैक्स जो है हम लोग यहाँ वसूलते रहते हैं। तो यह सीमा कितनी होती है? 200 समुद्री मील तक। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे 12 समुद्री मील तक, तो 12 समुद्री मील तक ये प्रादेशिक सीमा आती है। कौन सी सीमा आती है? प्रादेशिक सीमा। हमारे यहाँ मछुआरे वगैरह ये इसी सीमा के अंदर काम करते हैं, प्रादेशिक सीमा के अंदर। ठीक है, जबकि 24 समुद्री मील तक देखेंगे तो हम यहाँ संलग्न क्षेत्र, हाँ ये हमारा होता है, क्या होता है? संलग्न क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसंधान वगैरह कार्य किया जाता है। जबकि 200 समुद्री मील तो वह है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी उसको EEZ भी बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो 200 समुद्री मील तक होता है। ओके, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाता है? तो गाइस देखिए म्यांमार के साथ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं? तो आइए हम इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे म्यांमार के साथ, तो भारत और म्यांमार, इसके साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, पहली बात। और इंडिया का अगर म्यांमार के साथ देखा जाए तो हमारे यहाँ के 4 ऐसे राज्य हैं जो सीधे सीधे इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से सबसे पहला तो आपका पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद इसी के नीचे आपका पड़ता है नागालैंड, फिर इसी के नीचे आपका पड़ जाएगा मिजोरम। ठीक है, फिर आपका पड़ जाएगा मणिपुर यानी मणिपुर। तो गाइज यह जो है 4 राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे मैकमोहन बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डोरंड रेखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा की तरफ आपको लगाना है, यानी भारत किसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो गाइस अगर देखा जाए कम से ज़्यादा की तरफ लगाना है तो सबसे कम हम किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपका जवाब होगा सर सबसे कम हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन ऑप्शन में तो अफगानिस्तान नहीं है। फिर अफगानिस्तान के बाद तब आपका जवाब होगा सर अफगानिस्तान के बाद सेकंड नंबर पे हम सबसे कम सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। भूटान भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो उसके बाद हम साझा करते हैं नेपाल के साथ। यानी अगर देखा जाए तो एबीएन हमारा ये कोड है, यानी सबसे पहले अफगानिस्तान में सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा भूटान, उससे ज़्यादा नेपाल। तो ऑप्शन में 2 जगह नेपाल तो दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश और चीन चेक कर लीजिए, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। जाहिर सी बात है कि यही हमारा सही आंसर होगा, है ना, क्योंकि कभी भी चीन से पहले बांग्लादेश तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये मैंने सीमा लिखा हुआ है, आप इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दे रखा है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए तथा नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करिए। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जैसा कि हमने आपसे बताया था कि यह उत्तराखंड में स्थित है, तो यानी ए का दूसरा। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला और डी यानी ए और डी ये तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यांगयाप दर्रा, तो मैंने कहा था यांगयाप दर्रे से होकर के कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आपका जवाब होगा सर जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी वो प्रवेश करती है। तो जाहिर सी बात है यह एपी में होगी, अरुणाचल प्रदेश में। बी का तीसरा, सो गाइस यहाँ बी का तीसरा दिया हुआ है। अभी भी हमारा काम नहीं चला। अब आप देखिए तुजू दर्रा और बनिहाल, बनिहाल दर्रा जानते हैं ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो सी हो जाएगा, सी का चौथा इस वाले में दिया हुआ है। इस प्रकार आपका जवाब सही हो जाएगा सी वाला। तुजू दर्रा आपका कहाँ है, मणिपुर में दिया हुआ है, ठीक है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ दर्रे मैंने लिखे हुए हैं, इसे आप नोट कर लेना। जैसे लद्दाख में आपका गुर्जल दर्रा, पीर पंजाल, आघिल दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुलांग दर्रा, लनकला दर्रा, छगला दर्रा और इमसिल सल दर्रा। ऐसे ही कश्मीर में बनिहाल दर्रा, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, भाड़ा लाचा, सीप किला ये प्रमुख है। उत्तराखंड में देखेंगे थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में इसी तरह से देखेंगे तो जिलेपला दर्रा आपको मिलेगा, नाथुला दर्रा आपको मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, पांगसार दर्रा, लेक पानी, दिफू दर्रा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो तुजू दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस दर्रे को आप थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पाक जलडंबू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, ये बात तो सही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है, ठीक है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, गाइज नहीं, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, बीच में आप जानते हैं पड़ जाता है असम। तो इस प्रकार से सी वाला नहीं हो सकता। 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई। अब देखिए भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। इनका नाम आपको याद रखना होगा, पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के श्रीनगर और गिलगित का मार्ग गुजरता है, यानी किस दर्रे से होकर के हम श्रीनगर से गिलगित जाते हैं। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा ए यानी गुर्जर दर्रा। गुर्जर दर्रे से होकर के श्रीनगर से गुजरता है गिलगित का मार्ग। जबकि अगर हम बात करेंगे जोजिला दर्रा तो श्रीनगर से लेह को जाने का मार्ग मिलता है। पीर पंजाल दर्रा से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग मिलता है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा पास कौन सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो यांगजी दर्रा है वह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा दर्रा, यांगजी दर्रा। सी हो जाएगा विकल्प का राइट आंसर। अगर हम देखेंगे अन्य की बातें तो देखिए जवाहर सुरंग यह किस दर्रे के पास स्थित है, तो आपका जवाब होगा बनिहाल दर्रे के पास स्थित है। सीप किला दर्रा शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग आपको यहाँ से मिलता है, जबकि यांगजी दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इस पर हमने आपसे डिस्कस किया। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में कह रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 1 2 3, जबकि झारखंड से 1 2 4, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। 1 2 4 आपका सही जवाब होगा, ए हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ है, वह आपका कर्क रेखा होता है। भारत को 2 भागों में बांटता है, 2 कटिबंधों में बांटता है। इसके उत्तर में जो बनता है, यानी अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया का जो उत्तर का पार्ट हो जाता है यह हमारा कोष्ण कटिबंध होता है, और दक्षिण का पार्ट यह उष्ण कटिबंध हो जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे भारत किस कटिबंध में है तो आप बताएंगे क्या, कोष्ठ कटिबंध और उष्ण कटिबंध, यानी दोनों कटिबंध को बताएंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एडम्स ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि पंबन द्वीप एडम्स ब्रिज का ही भाग है। एडम्स ब्रिज के दक्षिण में मंदार की खाड़ी स्थित है। गाइस यहाँ तीनों विकल्प आपके सही हैं एडम्स ब्रिज के बारे में, डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, भारत श्रीलंका से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत श्रीलंका से कैसे अलग होगा तो आपका जवाब होगा पाक जल संधि से। एडम्स ब्रिज की बात करते हैं तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य यह स्थित है।
पंबन द्वीप की बात करते हैं तो पंबन द्वीप एडम्स ब्रिज का ही भाग है, जिस पर हमारा रामेश्वरम स्थित है। एडम्स ब्रिज के उत्तर में देखेंगे तो आपको पाक जल संधि मिलेगा, जबकि इसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगा। तो ये उत्तर दक्षिण का लोकेशन भी याद रखिए, पेपर घुमा के पूछा जा सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्कियन क्रम के चट्टानों के संबंध में सही है? गाइज, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और यह प्राथमिक चट्टानें हैं भारत में, और यह चट्टानें निस्वशिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। मतलब जैसे कोई रॉक्स, कोई चट्टान खड़ा था तो अवक्षय और अपर्दन होता है, तो अवक्षय अपर्दन हो करके उनका रूप बदलता है, ठीक है, जैसे आग्नेय से अवसादी कायांतरित में बदलते रहते हैं। तो वैसे ही यह क्या हुआ, निस्वशिष्ट के रूप में चेंज हो चुका है। और ये कह रहे हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म का मतलब फॉसिल्स, इसमें जीव वो नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये प्राचीन चट्टानें हैं और उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं गाइस। तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि इतनी प्राचीन चट्टानें हैं तो जीवाश्म यहाँ पर क्या ही पाए जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी हो जाएगा विकल्प का राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों का तो इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा है हमसे ऑप्शन पूछा था जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो दोनों बात सही थी ऊपर। ये प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टानें हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। कुछ नीस के उदाहरण हैं जो कि आर्कियन क्रम की चट्टानों से बने हैं, जैसे बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस, बंगाल नीस और नीलगिरी नीस। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे एक आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित हुआ है, और ऑप्शन में देगा बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस या फिर बंगाल नीस या फिर नीलगिरी नीस। आप कंफ्यूज मत होना, सही आंसर चुन लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तत्वों की बहुलता पाई जाती है, मतलब खनिज तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है किस क्रम की चट्टानों में, ये आपको सोचना है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज के दृष्टिकोण से हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे बनी, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कौन सा, आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निक्षेपण हुआ, इसके बाद आपको एक चट्टान बना सेकेंड नंबर पर, वह आपका है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो कभी कभी कहेगा ना क्रमानुसार लगाना, तो सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें लगाएंगे। और धारवाड़ क्रम की चट्टान भी जीवाश्म रहित है, इसमें भी आपका जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज इसमें पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इतनी बात अब इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विंध्य क्रम के चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं, बलुआ पत्थर। ठीक है, आगे भारत का 98% कोयला कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो हमारा विंध्य क्रम की चट्टानें हैं इनमें बलुआ पत्थर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सही है। भारत का 98% कोयला या कुड़प्पा क्रम, नहीं गाइज, कोयला हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, इसलिए बी वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल ए इस प्रश्न का राइट होगा, पहला हो जाएगा विकल्प का सही जवाब। अब देखिए विंध्य क्रम की चट्टानें, अभी तक हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद क्या बना, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद आपका बनता है विंध्य क्रम की चट्टानें। तो ये प्रायद्वीप भारत की चट्टानें हैं और सबसे प्राचीन चट्टानों के उदाहरण हैं, तो इसलिए विंध्य क्रम की चट्टानें यह इनका क्रम आएगा तीसरे नंबर पर, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, इन चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है और यह परतदार चट्टान का उदाहरण है, यानी यह आग्नेय चट्टान नहीं है, नहीं अवसादी या रूपांतरित हो सकता है। इन चट्टानों का बड़ा भाग दक्कन ट्रेन से ढका हुआ है। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनमें भारत में 98% कोयला पाया जाता है और ये परतदार चट्टान के उदाहरण होते हैं, उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे, भारत को मुख्यतः निम्नलिखित में से कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे ऐसे नॉर्मल तो वह 4 भागों में बांटा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की मानेंगे तो एनसीईआरटी 6 का आता है। 4 कौन कौन सी पार्ट होती है, तो अगर मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप ऐसे नॉर्मली अगर ड्रा करता हूँ गाइस, ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले जो पार्ट होता है वह है उत्तर का। तो उत्तर का यह जो पर्वतीय प्रदेश है यह आपका पहला पार्ट रहता है। इसके बाद दूसरे पार्ट में अगर हम लोग देखें तो यह जो मध्य का मैदान होता है, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, तो ये हमारा सेकेंड वाला भाग हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो जाता है। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीप हो जाता है।
ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीप हो जाता है, ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाता है। उसके बाद देखेंगे तो जो तट हैं, जो तटीय भाग हैं, ये तट, ये हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाता है। तट और इसके साथ साथ द्वीप जो होते हैं वो हमारे, तो ये हमारे 4 हो जाते हैं तट और द्वीप को मिला करके। लेकिन एनसीईआरटी में ये 6 लिखा हुआ है, 6 कैसे हो गया? एनसीईआरटी तट को 5वां नंबर मान लेता है, और सॉरी तट को, ये देखिए 4 हो गया ना, तो तट चौथा हो गया। फिर उसके बाद द्वीप को वो 5 मान लेता है, और इसके साथ साथ यहाँ जो हमारा जो रेगिस्तान दिया हुआ है ना, इसको वो 6 मान लेता है। तो एनसीईआरटी 6 मानता है, लेकिन नॉर्मली हम इसका जवाब 4 ही देंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग विवाद इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको ढूंढना है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, तो प्रायद्वीप सबसे प्राचीन है, हम जानते ही हैं। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है ही। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, जो कि गलत है गाइज। क्यों? क्योंकि जानते हैं जब भारत हमारा है, जब वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है, ठीक है, अफ्रीका का मतलब कॉन्टिनेंट जो है वहाँ से जब ये अलग होता है गोंडवाना लैंड से, तब जानते हैं एक भ्रंश के रूप में वह ऐसे आगे बढ़ता है, तो भ्रंशन से हुआ है, ना कि नदी के जमाव से। तो ये सी वाला आपका गलत रहेगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है, तो आपका डी तो सही है, लेकिन आपका सी इस प्रश्न में सही नहीं होगा, और हमसे पूछा कौन सही नहीं है, इसलिए हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी कथन सही है? केरल का कुट्टानाड़ भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। जो कुट्टानाड़ है वह न्यूनतम ऊंचाई का क्षेत्र है, यह बात तो है, इसीलिए वो फेमस है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। कुट्टानाड़ को केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं, ये भी बात सही है। कुट्टानाड़ समुद्र तल से नीचे खेती करने के लिए फेमस है, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, इसलिए आपका जवाब होगा डी, यानी तीसरा हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला ऑप्शन दे रखा है कि काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि काराकोरम श्रेणी भारत में काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो गाइज मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों की तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। काराकोरम श्रेणी में ही सबसे ऊपर यही पड़ता है, गॉडविन ऑस्टिन K2 यहाँ पे पड़ता है। काराकोरम को ही हम उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, यानी एशिया का रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए, मतलब सबसे उत्तर में कौन है और सबसे दक्षिण यानी नीचे कौन है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपको आ जाना है। तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप लोग आएंगे तो सबसे पहले तो काराकोरम श्रेणी पड़ता है, जो कि नहीं। सेकंड नंबर पे आपका पड़ेगा लद्दाख श्रेणी, ठीक है, तो पहला ऑप्शन पड़ जाएगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। लद्दाख श्रेणी के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वह आपका होता है जास्कर श्रेणी, यानी एक के बाद दो। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पीर पंजाल श्रेणी, यानी तीसरा। फिर उसके बाद आपका जो आएगा वह है सबसे लास्ट में आता है, वह होता है धौलाधर श्रेणी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मैंने इन श्रेणियों को लगाया हुआ है दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण से उत्तर कहने का मतलब मैं यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ सेट किया हूँ। तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा धौलाधर श्रेणी, फिर आपको मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी, फिर आपको मिलेगा जास्कर श्रेणी, फिर आपको मिलेगा लद्दाख श्रेणी, और इसके ऊपर आपको मिलेगा काराकोरम श्रेणी। तो पेपर में कंसंट्रेट होकर के उत्तर और दक्षिण पहले क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो। आगे बढ़िए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए, यानी सबसे पश्चिम में कौन है, उसके बाद सबसे पूर्व में कौन है। तो देखिए सबसे पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से दूसरा हो जाएगा विकल्प का राइट आंसर। नंदा देवी के बाद देखेंगे तो धौलागिरी पर्वत आपको मिलेगा, दूसरे के बाद पहला। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अन्नपूर्णा मिलेगा, बकालू सबसे लास्ट में नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। तो चौथा, इस वजह से मैंने बी वाला आंसर मार दिया, क्योंकि मुझे चौथा सबसे लास्ट में ही दिख रहा है। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मैंने यहाँ पे क्रम से लिखा हुआ पश्चिम से पूर्व की तरफ, आप इसे रट लेना। नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी पर्वत, धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। इनको आप प्लीज सीक्वेंस से याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है, ताकि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू आपके साथ साझा कर सकूं और मुझे आप कुछ समय देना,
बहुत अच्छे से मैं इसको कवर करा दूंगा। लेकिन यार थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा मेरा ये नया चैनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थलाकृति महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य मिलती है? मतलब महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सी स्थलाकृति है? तो देखिए महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में देखेंगे तो आपको कश्मीर घाटी मिली, लाहौल स्पीति, कांगड़ा घाटी, ये सारी की सारी घाटियां आपको देखने को वहां पर मिलती हैं। तो कभी कभी पेपर में अलग से पूछता है कश्मीर घाटी कहाँ है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, या अगर अलग से पूछे कांगड़ा घाटी कहाँ है तो बता दीजिएगा महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। भूलिएगा मत, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लघु हिमालय की बात करेंगे तो लघु हिमालय में जो पर्वत पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर होती है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां, ये जो है वह लघु हिमालय के पार्ट में आते हैं। बृहद और लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटियां पाई जाती हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है कि शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक जो है वह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि भाई ये सबसे लास्ट में बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब होगा वह आपका दोनों हो जाएगा, एक और दो, दोनों के दोनों सही जवाब हो जाएंगे। शिवालिक या फिर इसे हम बा हिमालय के नाम से जानते हैं, यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, इससे बाहर कुछ नहीं है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत है। शिवालिक के नीचे आपका तराई का भाग पड़ जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, तराई का जो पार्ट है यह उत्तर से, जब हम ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले तराई का ही पार्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद भांगर, भांगर खादर का पार्ट पड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे गोंडवाना के विशाल भूखंड में शामिल है, यानी गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो गाइस देखिए गोंडवाना लैंड में आप जानते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो उत्तरी अमेरिका नहीं आएगा, उत्तरी अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, यानी चौथा आपका शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। गोंडवाना लैंड में अगर हम लोग देखें तो हमने यहाँ लिखा हुआ भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अफ्रीका शामिल है, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल है, लेकिन नहीं शामिल था उत्तरी अमेरिका। हिमालय भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच हुए टकराव के कारण तेथिस सागर का अवसाद है। ये भारतीय प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, जब दोनों लोग टकरा गए तो बीच में तेथिस सागर था, वो उठ गया, उसका मलबा ऊपर उठ गया और वही हिमालय पर्वत बन गया। इसी कारण से उसे हम नवीन वलित पर्वत के रूप में भी जानते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है। देखिए हिमानी से, यानी जो ग्लेशियर है उसके पिघलने के कारण ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और आर जो है ये ए की पुष्टि भी करता है, क्योंकि आर ये बताता है कि यह नदियां हिमानी है, इस वजह से ये सतत वाहिनी है, यानी पूरे साल चलती रहती हैं। तो आर जो है ए की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, तो इस वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, यानी दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो गाइस जो असम हिमालय है वह आपका दो नदियों के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में पड़ता है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ए, यानी पहला, काली और तीस्ता। ठीक है, अगर हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को करते हैं तो हम चार पार्टों में बांटते हैं। एक तो आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय पहले पड़ता है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में पड़ता है, तकरीबन 560 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुछ श्रेणियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरा जो है वह होता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय एक बार पूछा गया है आरओ के पेपर में, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच में पड़ता है। 320 किलोमीटर का ये लंबा है। यहाँ पे इनकी पर्वत चोटियां याद रखना, जो कि स्थित है हमारे कौन सी, कुमायूं हिमालय में, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। पेपर में आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी है जो कि कुमायूं हिमालय का पार्ट है? तो ये चारों आपको याद रखना होगा, पांचों, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। इसके बाद आपका पड़ता है नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता के बीच में 800 किलोमीटर में सबसे लंबा यही है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू इसके पार्ट हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी तरह से असम हिमालय, असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में लगभग 720 किलोमीटर लंबा है, इसको भी थोड़ा फोकस करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शिवालिक हिमालय के पर्वतीय पदी प्रदेश में स्थित है, यानी सबसे नीचे, पर्वतीय पदी प्रदेश कहने का मतलब कि जो पर्वत है उसके पाद बिंदु पर, यानी नीचे स्थित है। सिनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण होता है।
कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में स्थित है। तो गाइस जब ये आपने देखा कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में स्थित था, तो इस प्रकार से तीसरा तो आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो तीसरा सही जवाब है, तो ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते। अब बच रहा है ए और ए। अब दूसरा आपका सही है या नहीं है, इसे आपको थोड़ा सा चेक करना है। तो दूसरे चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा शिवालिक श्रेणी को। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण वास्तव में सेनोजोइक कालखंड में ही होता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका सही है और पहला तो आपका सही है, तो तीनों विकल्प आपके सही हैं, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी बातें आपको शिवालिक हिमालय के बारे में जानना होगा। यह हिमालय के पर्वतीय पदी प्रदेश में स्थित है और यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में है। गलती यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ। शिवालिक श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है, ये सही पॉइंट है। सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक जो है भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। इस पर भी थोड़ा सा आप फोकस रखेंगे। आगे, निम्नलिखित उच्चावाच पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको लगाना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। दक्षिण से उत्तर का मतलब क्या, कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे नीचे धौलाधर श्रेणी आपका पड़ेगा। कौन सा, धौलाधर पड़ेगा। धौलाधर के बाद क्या आएगा, क्या धौला, सबसे ऊपर कौन सा पड़ेगा, तो आपका होगा सर काराकोरम, यानी सबसे पहले धौलाधर, दो के बाद चार, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, पहले दो पड़ेगा और सबसे अंतिम में चार पड़ेगा, क्योंकि सबसे ऊपर आपका काराकोरम पड़ेगा और सबसे नीचे आपका धौलाधर पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा ए, यानी पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पटकाई पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। पटकाई पहाड़ियां आप जानते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां हैं, और जो ये पटकाई पहाड़ी है यह जो है त्रिपुरा में विस्तृत नहीं है। पटकाई पहाड़ियां कुछ राज्यों में विस्तृत है, लेकिन त्रिपुरा में विस्तृत नहीं है। कौन कौन से राज्य में, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे असम में है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। तो अरावली पर्वत श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल में है। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अब देखिए, अब आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए अरावली भी हमारी प्राचीन पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी हमारे प्राचीन पर्वत श्रेणी का एग्जाम्पल ऐसे मानिएगा, और प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए, बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। इसे हम लोग रेजिड्यूल पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। पेपर में कभी कभी रेजिड्यूल करके लिखता है, तो इसी को बोलते हैं अरावली पर्वत श्रेणी को। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। 570 मिलियन वर्ष पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी, दोड्डा बेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं अनाईमुडी है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी पहला। अब हम अनाईमुडी के बारे में बात करें तो यह दक्षिण भारत का, या तो पेपर में कहेगा प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो दोनों सही आपका हो जाएगा। केरल राज्य में स्थित है। दोड्डा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस बात को भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। आगे, नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलती हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकंड, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी है और यहाँ से नर्मदा और ताप्ती होकर के बहती है। गाइस ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, जिस कारण से आपका जवाब हो जाएगा सी, इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य से संलग्न हैं। जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं वह सबसे दक्षिण में पड़ती हैं, आप जानते हैं। और कह रहा है कि किससे संबंधित है कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, किससे संलग्न है, तो याद रखिएगा यह जो है केरल और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। केरल और तमिलनाडु, यानी सी हो जाएगा सबसे आपका करेक्ट आंसर। सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो आपको कार्डमम की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब कार्डमम की पहाड़ियां फेमस क्यों है, आप याद रखिएगा। केरल और तमिलनाडु के मध्य में है। यह भारत की दक्षिणतम पर्वत है, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, इसको भी आप याद रखना। यह अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। और यह फेमस क्यों है, क्योंकि इन पर इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इलायची ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे एक और पहाड़ी जिसका नाम है शिवराय की पहाड़ी, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। इस पर भी आप थोड़ा फोकस करना, ध्यान रखना। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए, नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करिए। एक तरफ दिया हुआ पहाड़ी और दूसरी तरफ से दिया हुआ उसकी स्थिति कहाँ पे है। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं
अगर एक एक पहाड़ी को मिलाएं तो गड़जात की पहाड़ी यह आपका उड़ीसा में पड़ता है, ए का पहला, यानी ये दोनों विकल्प तो आपका हो नहीं सकता। अभी हमने आपसे बताया शिवराय की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी के बारे में भी आपने डिस्कस किया कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी डी का चौथा। तो यहाँ भी अभी हम लोग पा सकते हैं, तो डी का चौथा इसमें नहीं दिया, इस कारण से ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी का चौथा, ए का उड़ीसा, ठीक है सही है। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, मांडवी की पहाड़ियाँ यहाँ का गुजरात में पड़ेगा। तो बी का दूसरा, सी का नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सही है। शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो आज ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस बात को थोड़ा आप याद रखना, 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में गड़जात की पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में पड़ती हैं, फिर उसके बाद मांडाव की पहाड़ियाँ यहाँ गुजरात में है, नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश, शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड में, डालमा की पहाड़ियाँ झारखंड, फिर मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। तो इनको थोड़ा याद रखना, पेपर में आते रहते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो भारत का पश्चिमी घाट है, यह एक भ्रंतोस्त पर्वत का उदाहरण है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी ढाल लावा यानी बेसाल्ट से बना हुआ है। देखिए पश्चिमी घाट के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, ये आपका है पश्चिमी घाट, और जानते हैं 16 डिग्री नॉर्थ यानी 16 डिग्री उत्तरी जो चैनल है इसे दो भागों में बांटती है। जो ऊपर का पार्ट होता है यह आपका उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, क्या उत्तरी सह्याद्री, और जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री यह जो है बेसाल्ट यानी लावा से मिलकर के बना हुआ है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री यह ग्रेनाइट और नीच से मिलकर के बना हुआ है। तो इस प्रश्न में मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, क्योंकि इसकी पूर्वी ढाल नीचे है। ये जो पूर्वी ढाल है ना ये थोड़ा सा नीचे है, पश्चिमी ढाल इसका खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका पूर्वी ढाल अगर आप देखें तो यह नीचा है, पश्चिमी ढाल खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ घनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाती। तो भी हमने इससे पहले आपसे डिस्कस किया, असम हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो हम लोग अगर देखेंगे कुछ पर्वत श्रेणियाँ, जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अराकान, योमा, नागा, पटकाई, ये पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो कि भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। ठीक है, बाकी पर हमने डिस्कस ऊपर किया हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में सही है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर के अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरते हुए दिल्ली तक विस्तृत है, सही है। कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार इसका भाग है। तो जगह जैसा कि आप जानते हैं, जब ये भारत अलग हुआ था इंडियन प्लेट, तो ऐसे कुछ भारत था, बाद में यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब जाकर के हिमालय पर्वत बना, और वो टोपी ओपी भारत की जो है तो उस दरमियान फिर बनी, ये सब बाद में बनी। बट वास्तव में इंडिया कुछ ऐसे था। ठीक है, स्टार्टिंग में आप क्लास 9 10 7 देखें तो आपको ऐसे मिलेगा। तो इस कारण से यह सीमा हमारी कटी फटी है। कैसी है, कटी फटी है। ठीक है, तो ये दोनों आपके सही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे ही आगे भी बढ़ गई है। तो कार्बी आंगलांग का पठार यह हमारे पूर्वोत्तर में पड़ता है, लेकिन बीच में एक भ्रंश है जिसका नाम है मालदा भ्रंश, जिस वजह से हम इसको समझ नहीं पाते हैं, अलग है हमारा पूर्वोत्तर, बट ऐसा नहीं है। तो ये कार्बी आंगलांग का पठार और मेघालय का पठार ये भी हमारे प्रायद्वीप का ही भाग है। तो इस प्रकार से ये भी आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी देश की एक से अधिक मानक समय रेखा हो सकती है। जैसे भारत में एक मानक सीमा है, रूस में 2 मानक समय रेखा है, उत्तरी अमेरिका में भी 2 है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एक से अधिक मानक समय रेखा होने के लिए एक प्रमुख कारण है उस देश की पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा विस्तार होना चाहिए। भाई समय रेखा के लिए जाहिर सी बात है, वो अगर कोई देश पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा लंबा चौड़ा है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक रेखा बनाया जा सकता है। और जब भी मानक रेखा बनाई जाती है वह 7 डिग्री 30 अंश के अंतराल पर बनाई जाती है, ऐसे गुणक पर बनाई जाती है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, विकल्प का डी हो जाएगा राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है इसलिए थोड़ा सा आपको फंसा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसी कथन सही है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि प्रायद्वीप भार जो है प्राचीन ग्रेनाइट व नाइस से बना हुआ है। सो गाइस, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हमने आप ऊपर डिस्कस किया था कि कैसे बना हुआ है, और बार बार आपने देखा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यह जो है ग्रेनाइट और नाइस से मिलकर के बनी है। तो सी हो जाएगा इस प्रश्न में आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पहाड़ियों में से प्रायद्वीपीय भाग में स्थित नहीं है, यानी कौन सी पहाड़ी है जो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट नहीं है, वो कहीं और स्थित है।
तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो जो लद्दाख श्रेणी है यह जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो चौथा जहाँ जहाँ दिख रहा है उसे आप काट दीजिए। तो यहाँ दिख रहा है तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और बाकी ये जो आपका पालकोंडा श्रेणी, जावदी, नल्ला मलाई, यह जो है प्रायद्वीप का पार्ट है। तो अब यहाँ पे बच रहा है 1, 2, 3, कह रहा है कौन सा नहीं है, तो सिर्फ डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं की वजह से हमारा जो डी हो जाएगा वो होगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमारे प्रायद्वीप भाग में पड़ती हैं। तो यहाँ पे अरावली है, नल्ला मल्ला है, जावदी है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा श्रेणी है, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है। तो इन पर्वत श्रेणियों को आप याद रखिएगा, पेपर में ये सीधे आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रायद्वीपीय पर्वत युवावस्था में है। नहीं साथियों, प्रायद्वीप पर्वत स्थिर है, रुका हुआ है, युवावस्था में नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। हिमालय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीला है। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमालय जो है वह हमारा नवीन यानी युवा अवस्था में है, तो इस वजह से वह तरुण है, दुर्बल है और लचीला भी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जवाब देंगे। कौन सा सही है? तो बी वाला, केवल दूसरा आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है गाइज। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करें। आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। मैं डेली 2 से 3 वीडियोज आप सबके लिए अपलोड करूँगा। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भू आकृति के आधार पर यह निर्धारण किया जा सकता है कि हिमालयी तंत्र की जो पर्वतमालाएं हैं वह युवावस्था में है? यानी कौन से कार्ड से आप पता कर सकते हैं कि हिमालय तंत्र के जो नदियाँ होती हैं या जो पर्वतें हैं वह युवावस्था में है? क्योंकि वहाँ की नदियाँ घाटियाँ बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ जो पर्वतीय हिमालय तंत्र है वह युवावस्था में। तो इस कारण से आपका सही जवाब होगा डी यानी चौथा। उम्मीद करते हैं कि सबसे कम यूट्यूब पर सबसे कम समय में हमने आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में हमने कराया आपको। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दिल से लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।